हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करने वाले हैं संसाधन एवं विकास। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, बहुत अच्छे से लगाएंगे जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँ। इसमें हमने चित्र डायोग्राम का फुल प्रयोग किया है क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि देखी हुई चीज़ सुनी हुई चीज़ की अपेक्षा बहुत टाइम तक याद रख पाते हैं। क्योंकि आपने कभी भी डियर फ्रेंड्स ध्यान करिए, कहीं आप गए हों और किसी ने बातों बातों में आपका नाम भी बताया हो और पूछा हो, तो डियर फ्रेंड्स अपन दोबारा उससे मिलते हैं तो फेस कट नहीं बोलते, बल्कि भले उसका नाम भूल जाए, है ना, बोलते हैं कहीं इसको हमने कहीं देखा था। इसीलिए डियर फ्रेंड्स हमने चित्र डायोग्राम का प्रयोग किया है जिससे आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ और जीवन में उतार पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं संसाधन और विकास के क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए विकल्प क्वेश्चन क्या है, हमने इसका लेक्चर पार्ट कंप्लीट करवा दिया है, वो भी बहुत अच्छे से करवाया है। यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा डियर फ्रेंड्स तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ में यदि नहीं भी देखा है तो हमने इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिससे आप लॉन्ग टाइम तक इसे देख करके याद रख पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन फर्स्ट लगाते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। अब लौह अयस्क बताना है हमें, तो क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब कि नवीकरणीय संसाधन डियर फ्रेंड्स वो होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं, पुनः हम उनका उत्पादन करके या फिर से मिल जाते हैं, है ना, तो नवीकरणीय कहते हैं। तो क्या लोहा एक बार यूज करने के बाद जंग लग जाती है, ख़राब हो जाता है, तो फिर से बनाया जा सकता है? नहीं, तो यह तो नवीकरणीय नहीं हो सकता। नवीकरणीय वो होते हैं जैसे पेड़ पौधे, हमें बीज मिल जाता है, एक पौधा हुआ वो नष्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद वृद्ध होकर डियर फ्रेंड्स, तो वो बीज दे के जाता है जिससे हम पुनः उत्पादन कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रोडक्शन वाले नवीकरणीय हैं। तो लौह तो नहीं हो सकता नवीकरणीय में। प्रवाह हो सकता है क्या? क्या प्रवाह युक्त संसाधन है, बहता है क्या? नहीं। जैव संसाधन है क्या? बिल्कुल नहीं। जैव कैसे होगा? क्या इसमें जीवन होता है लोहा में? नहीं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन है फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स बताइए लौह किस प्रकार का अयस्क है, संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे और देख ही चुके होंगे, यह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, ज्वारीय निम्न ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। अब ज्वारीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जल से, है ना। तो क्या डियर फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, इसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? आप तो आंसर दे ही चुके होंगे शायद। क्या यह अजैव संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा, या डियर फ्रेंड्स क्या यह मानवकृत संसाधन है? क्या यह मानव ने बनाया है ज्वारीय ऊर्जा को? क्या यह अचक्रीय ऊर्जा है? क्या इसका चक्रण पुनः पुनः नहीं चलता है एक बार होने के बाद? क्या जैसे ज्वार आते हैं वो समुद्रों में आपने देखा होगा, तो एक बार आते हैं उसमें शक्ति ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा होती है, उसके बाद फिर से क्या हुआ है, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती? तो डियर फ्रेंड्स जल्दी से आंसर दीजिए, हमें आंसर नहीं देना है वरना हम अभी तक दे ही चुके होंगे। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। मतलब एक बार ज्वार आता है तो हम देखते हैं वो जल नीचे चला जाता है, फिर वही जल ज्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, पुनः पुनः प्राप्त किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। भूमि पंजाब की निम्नीकृत हो रही है, खराब हो रही है, क्षय हो रही है, उर्वरकता क्षमता नष्ट हो रही है, तो आखिर इसका क्या कारण है बताइए। तो डियर फ्रेंड्स क्या वहाँ पे गहन खेती की जाती है इसलिए भूमि का क्षय हो रहा है, निम्नीकृत हो रही है, या खा नंबर अधिक सिंचाई के कारण वहाँ की भूमि का निम्नीकरण हो रहा है क्या? तो आंसर दीजिए डियर फ्रेंड्स। क्या वहाँ पे वन लगे हुए थे तो वहाँ के उन्मूलन किया गया है तो इसलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए। या अति पशुचारण के कारण अत्यधिक पशुओं की चराई करवा रहे हैं वहाँ की भूमि पर, इसलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, क्या ये राइट हो जाएगा?
तो आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। ये सभी निम्नीकरण के ही कारण है ना। भूमि का निम्नीकरण होता है गहन खेती के कारण, अधिक सिंचाई के कारण, वनों का उन्मूलन कर दिया जाए, अति पशुचारण, ये सब कारण है। लेकिन हमें सिचुएशन बताना है पंजाब की। तो बताइए फ्रेंड्स पंजाब में भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण वहाँ की उर्वर क्षमता नष्ट हो जाती है। वो बहुत सारे ह्यूमस जो तत्व होते हैं डियर फ्रेंड्स, अत्यधिक उर्वरक, वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ की भूमि निम्नीकृत हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार कृषि की जाती है? अब डियर फ्रेंड्स सीढ़ीदार खेती क्यों की जाएगी? तो अधिकतर वहाँ पे की जाती है जहाँ पे डियर फ्रेंड्स पर्वत पठार होते हैं और जहाँ की भूमि क्या होती हो, अपर्दत होती हो सकता है वहाँ पे एकदम से कटाव हो जाए, बाढ़ आती हो, है ना, नदियाँ नदियाँ वाले क्षेत्र में, और अधिकतर जहाँ की भूमि जल्दी से वहाँ पे अपर्दित होती हो, मतलब बह के चली जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ की भूमि पर ज़्यादातर सीढ़ीदार कृषि की जा सकती है ना, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, जिससे कि वहाँ की या फिर पेड़ पौधे लगा देते हैं अपन लोग, है ना, कि वहाँ की भूमि अपर्दित ना हो। तो ऐसा स्थान कहाँ पे है? क्या पंजाब में ऐसा स्थान है वहाँ पे सीढ़ीदार कृषि करना आवश्यक है, या फिर उत्तर प्रदेश के मैदान में? तो मैदान है, सपाट है, तो वहाँ पे तो सीढ़ीदार कृषि करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं लगता। क्या हरियाणा में? तो डियर फ्रेंड्स हरियाणा की कैसी स्थिति है आप तो जानते ही होंगे, या फिर उत्तराखंड या उत्तरांचल प्रदेश में? तो डियर फ्रेंड्स आप आंसर अभी तक दे ही चुके होंगे, नहीं दिए हैं तो चलिए हम बताते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ऐसी स्थिति उबड़ खाबड़ और ज़्यादातर नदियों वाला जहाँ से निकलती हैं हम देखते हैं, वो है हमारा उत्तरांचल, उत्तराखंड वाला इलाका। यहाँ पे की जाती है डियर फ्रेंड्स सीढ़ीदार कृषि। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? बताइए फ्रेंड्स ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? क्या जम्मू कश्मीर वाले इलाके में? तो डियर फ्रेंड जम्मू कश्मीर वाले इलाके में बनिए मृदा पाई जाती है ज़्यादातर। राजस्थान में? तो राजस्थान में तो आपको पता होगा, हमने बताया था आपको, लेक्चर पार्ट देखा होगा, तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है यहाँ पे। गुजरात में? ये तो हमें नहीं पता भाई। झारखंड में ज़्यादातर रेड सॉइल पाई जाती है ना, लाल पीली ज़्यादातर। हाँ तो बताइए डियर फ्रेंड्स अब बचा कौन है? गुजरात। तो गुजरात में पाई जाती है काली मृदा। डियर फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल है वो पाई जाती है हमारे महाराष्ट्र वाले इलाके में, पूरा महाराष्ट्र मालवा क्षेत्र में, है ना, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, है ना। तो ये वाला इलाका ऐसा है जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं दिया है, मध्य प्रदेश नहीं दिया है, वनली दिया है गुजरात, तो हम राइट आंसर लगाएंगे गुजरात में। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। ध्यान रखना सीमा आपको पता है 30 वर्ड, ओनली 30 वर्ड। देखिए 3 राज्यों के नाम बताएं जहां पे काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। हमें ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है और ब्लैक सॉइल में कौन सी फसल उगाई जाती है ये बताना है। तो डियर फ्रेंड्स बताइए, अभी हमने इसका आंसर बताया है। तो महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात भी होता तो लिख सकते थे, लिखना हो तो लिख सकती है, तो यहाँ पे पाई जाती है। 3 राज्य हमारे हो चुके हैं, इसलिए अपन ने ख़त्म कर दिया कहानी इसकी, ठीक है। इसके बाद इस पर मुख्य रूप से कपास की कृषि की जाती है। जिस देखिए डियर फ्रेंड्स यही इलाका है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर सूती मिल मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कपास पाया जाता है, जहाँ पे कपास पाया जाएगा तो डियर फ्रेंड्स उसको माल को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की ज़रूरत, वहीं पे बना दीजिए कपड़े, ये होता है। क्लियर? देखिए पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो डियर फ्रेंड्स पूर्वी तट की बात चल रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में ज़्यादातर डियर फ्रेंड्स जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। इस प्रकार की मिट्टी की हमें विशेषताएं भी बताना है, तो चलिए बताते हैं जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, बहुत ही जरूरी होती है। जलोढ़ मृदा डियर फ्रेंड्स होती कैसे है, तो जलोढ़ मृदा के बारे में थोड़ी सा बता दें, हम अपने मन से बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा अभी, ठीक है ना। तो ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है और ये पूर्वी तट है ज़्यादातर। यहाँ पे हम देखते हैं
बहुत नदियाँ बहुत सारी इसमें बहा करके लाई जाती है। इसमें उर्वरता ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि डियर फ्रेंड्स ऊपर सॉइल जो होती है, ऊपरी सॉइल, वहीं पे उर्वरता पाई जाती है और वही सॉइल ये लोग बहा के ले आती हैं। तो जहाँ जाएगी वहाँ पे उर्वरता क्षमता तो होगी ही ना उसमें। देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं, लिखी हुई हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ। अब आपका आंसर दे रहे हैं हम, विशेषताएं बता रहे हैं, ध्यान रखना। जलोढ़ मृदाएं क्या होती हैं? बहुत उपजाऊ होती हैं। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या है? इसमें फसल कौन सी उगाई जाती है? गन्ने, चावल, गेहूँ, दलहन। ठीक है, पहला हमने देखा जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती हैं। इनमें फसलों की बात कहें तो सभी कुछ जो फसलें अपने यहाँ मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं, कौन सी? गन्ना हुआ, चावल हुआ, गेहूँ हुआ, है ना, और दलहन। मिट्टी आदर्श मानी जाती है इस वाली खेती के लिए। दो विशेषताएं बता दी हमने, उपजाऊ होती है और ये वाली फसल के संबंध में बता दिया। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। अत्यधिक उर्वरता क्षमता पाई जाती है इसमें डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गहन कृषि तो की जाएगी, तो यहाँ पे अच्छी खेती होती है और अच्छी खेती होगी डियर फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं पूर्व का प्राचीन टाइम से ही जहाँ पे खेती अच्छी, नदियों के किनारे ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो हमने कौन कौन सी विशेषताएं देखी? अधिक उपजाऊ होती है, फसलें कौन फसलों के बारे में बता दिया दूसरी विशेषता में कि गेहूँ चावल गन्ने की खेती, दलहन की खेती की जाती है। और क्या? अत्यधिक गहन कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, अब इसका देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा के अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो डियर फ्रेंड्स, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा मृदा अपरदित होती है ना, उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? चलिए देखते हैं। मृदा अपरदित होना मतलब मृदा का कटाव हो जाना, मृदा का बह के चले जाना। मृदा मतलब मिट्टी, उपजाऊ भूमि का। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन के लिए समोच्च जुताई की जानी चाहिए। एक तो वहाँ की जुताई कैसी होनी चाहिए? समोच्च। फसलों के बीच अपन पट्टियाँ भी लगा सकते हैं, पट्टियाँ उगा करके कृषि कर सकते हैं, जिससे वहाँ की मिट्टी बहे ना। पट्टी रूप में बना दिया अपन ने ऐसे, और तो क्या हुआ, वहाँ पे मिट्टी नहीं बहेगी, बह नहीं पाएगी, पट्टी बना दी हमने। ठीक है ना। इसके बाद फसलों के बीच में पट्टियाँ बना करके और कृषि पर पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करना तथा पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना। तो डियर फ्रेंड्स, जो हवा आती है, हवा के द्वारा भी मिट्टी उड़ जाती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पेड़ों, जहाँ पे अपन ने कृषि की है तो वहाँ पे हम बड़े बड़े पेड़ उगा सकते हैं। पेड़ उगा करके कतार से, लाइन से पेड़ उगा सकते हैं, जिससे वहाँ की मिट्टी अपरदित ना हो, बह कर ना जाए, क्योंकि वो रक्षक मेखला के रूप में आएगी। हवा तो किस पर पड़ेगी? पेड़ों पर पड़ेगी, ना कि मिट्टी पर, कि वो मिट्टी ही उगा ले जाए। और पेड़ की जड़ क्या होती हैं? मिट्टी को पकड़े हुए रहती हैं। तो बाढ़ भी आती है तो मिट्टी नहीं बह के जाती है, चाहे हवा आए चाहे बाढ़ आए, उसका इफेक्ट कम पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला हमने समोच्च जुताई कर सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मृदा अपरदित होती है। फसलों के बीच कतार से हम पेड़ लगा सकते हैं, रक्षक मेखला बना सकते हैं। तीसरा हमने क्या देखा? समोच्च जुताई, और फसलों के बीच में पट्टियाँ बना सकते हैं, घास की पट्टी बना सकते हैं। हो गया। पवनों के लिए रक्षक मेखला, समोच्च जुताई, फसलों के बीच पट्टियाँ। क्लियर? जिससे कि वहाँ पे जो बल लग रहा है मिट्टी पर ना लग करके पेड़ों पर लगे और वो मिट्टी वहाँ से ना जाए। क्लियर हुआ? चलिए फ्रेंड्स, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। तो डियर फ्रेंड्स, बताइए जैव संसाधन किसे कहते हैं? हमने लेक्चर पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिनमें जीवन होता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं और वो हमारे काम आते हैं। ठीक है ना। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो तो संसाधन होते हैं। तो इसमें जैव अजैव संसाधन देखे थे हमने। तो जैव संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधनों की प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है। जैसे जीव मंडल में जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, उनमें जीवन होता है, उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इस आंसर को। ठीक है ना। जैसे कि मनुष्य में जीवन होता है, वन्य जीव हैं, जंगली जीव हैं, इसके साथ साथ पेड़ पौधे हैं, मछली वगैरह हैं, समुद्री जीव, पशुधन है। ये क्या है डियर फ्रेंड्स? जैव संसाधन है, जो मानव की, जो सभी की आवश्यकताओं की, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और हम उनकी, तो हम क्या हुए? जैव संसाधन हुए।
और वो भी जैव संसाधन हुए क्योंकि वो भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उनमें जीवन भी व्याप्त है। वनस्पति जैसे कि पेड़ पौधे वनस्पति थी तो वही हुआ। और पशुधन वगैरह जिससे हम दूध मिल जाता है ना, और उनको हमसे भी खाने पीने की चीज़ें पानी आनी दे देते हैं, अपन पालतू पशु रखते हैं जो, ठीक है ना, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब जैव संसाधन हमने देख लिया, अब इसका जस्ट अपोजिट होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के बारे में, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, ठीक है, निर्जीव होते हैं अजैव संसाधन। अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं, अजैव, जैव मतलब जिसमें जीवन हो रहा हो, ठीक है ना। निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपने चट्टानें देखी, तो चट्टानों से डियर फ्रेंड्स हमें पत्थर मिल जाता है, वो भी तो संसाधन हुए, आवश्यकता की पूर्ति तो करते हैं लेकिन उनमें जीवन नहीं होता है। इसी प्रकार धातुएं जैसे लोहा है, लोहा से हम कितना ज़्यादा विकास कर रहे हैं, है ना, विकास ही संसाधन है। कार बनाना, एरोप्लेन बनाना, ट्रेन बनाना, ये सभी क्या है, ये हम देखते हैं ये संसाधन है, अजैव हैं लेकिन हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं इसलिए संसाधन है। तो अजैव संसाधन क्या है, जिनमें जीवन नहीं होता है, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। और जैव क्या कहलाते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जीव मंडल में पाए जाते हैं, और वो जैव संसाधन कहलाते हैं। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 130 शब्दों में देना है हमको। ध्यान रखना, ये 30 नहीं 130 है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, अपन तो पढ़ेंगे ऐसे तरीके से, मज़ेदार तरीके से कि कितना भी हो छप जाएगा माइंड में। देखिए, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का वर्णन करें। 1960 और 1961 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? तो डियर फ्रेंड्स, भूमि का प्रारूप बताना है भारत में, ठीक है ना। और 1960-61 से वनों में वृद्धि क्यों नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? चलिए बताइए, कुछ आप भी सोचिए, कुछ मैं भी सोचती हूँ, फिर बताती हूँ। और सोचने की क्या बात है, हमने पढ़ा भी तो है। देखिए उत्तर है, भारत में भूमि संसाधनों का उपयोग प्रारूप के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। भारत में भूमि, देखिए हम देखते हैं भारत में भूमि को, कुछ भूमि वन के लिए वन के लिए है, वन क्षेत्र है, कोई कृषि योग्य भूमि है तो कुछ चारा योग्य भूमि है, कुछ बंजर भूमि पड़ी हुई है, कुछ सूखी मरुस्थलीय मृदा है कहीं पे, तो कहीं पे गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि है। तो सभी के बारे में, गैर कृषि प्रयोजन मतलब कि वहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती, जैसे सड़क हैं, रेल लाइन है ना, तो यहाँ पे उद्योग धंधे हैं तो यहाँ पे कृषि नहीं की जाती है। तो इस प्रकार हम बांट सकते हैं। भूमि का प्रारूप ये रहा हमारा, ठीक है। क्या वन क्षेत्र के लिए बांटी गई है, कृषि के लिए है। जैसे वन क्षेत्र में हम देखते हैं 33% पर होना चाहिए लेकिन है 23% पर, है ना। और कृषि के लिए अभी हम देखते हैं 54% पर कृषि की जाती है भारत की भूमि पर। चारागाह के लिए कुछ भूमि पड़ी रहती है ना, बंजर भूमि डली रहती है कुछ, हम देखते हैं उसके आधार पर बांटा गया है। कुछ सूखी मृदा, मरुस्थलीय मृदा जहाँ पे हम देख राजस्थान के इलाके में पड़ी रहती है। कुछ गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे उद्योग धंधे कहीं पे लगे हुए हैं, रेल चल रही हैं, तो वो भी तो भूमि भारत की है ना, तो वो वाली भूमि। तो सभी ये रहा हमारा भूमि का प्रारूप। क्लियर हुआ? अब हमें देखना है, देखिए वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 54% भूमि पर कृषि योग्य है, 22% भूमि पर वन के अंतर्गत आती है, और 3.45% भूमि पर चारागाह उपलब्ध है। अब बात करते हैं हम कि 1960-61 में वनों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई आखिर 1960-61 से? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, इस स्वतंत्रता टाइम, जब स्वतंत्रता काल आया, इसके बाद जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 50 में संविधान बना तो लागू हुआ, तो डियर फ्रेंड्स जैसे 1960-61, 67-68 में हरित क्रांति लाई गई। स्वतंत्रता के टाइम पे ज़्यादातर हम देख रहे हैं मंदी का टाइम चल रहा था, फिर बाद में क्या हुआ, भोजन के लिए अनाज भी नहीं मिल रहा था, तो हरित क्रांति लाई गई, जिससे फिर क्या हुआ, मोटे अनाज में वृद्धि हुई, गेहूँ, सिंचाई, उर्वरकता क्षमता, यूरिया वगैरह डाली गई, उर्वरकों का प्रयोग किया गया हरित क्रांति के टाइम पे, जिससे डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, कृषि में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई। और कृषि में बढ़ोतरी हुई तो इससे क्या हुआ, वनों का निकासीकरण कर दिया गया। बहुत सारी भूमि पर जहाँ पे वन थे वहाँ पे काट करके कृषि की गई,
हरित क्रांति के दौरान, जो कि हरित क्रांति का दौरान जिससे कि वन की कमी आई। देखिए यही लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ सकते हैं 1960-61 में वनों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई क्योंकि स्वतंत्रता काल के बाद मुख्य रूप से हरित क्रांति के बाद अधिकतर भूमि पर कृषि करी जाने लगी। आधारभूत संरचना को सुविधाओं के विकास को भूमि का उपयोग होने लगा, जो कि वन क्षेत्र की निकासी के लिए जिम्मेदार है। हरित क्रांति की आई जिससे कृषि की जाने लगी बहुत सारी भूमि पर और जिससे वनों का निकासीकरण कर दिया गया। पहला कारण वन क्षेत्र न बढ़ने के कारण, हरित क्रांति के कारण। दूसरा, इसके अतिरिक्त औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण भी वनोन्मूलन के लिए जिम्मेदार है। हम देखते हैं जैसे हम हरित क्रांति के बाद उद्योगों का ज़्यादातर हम देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद विकास हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, लोग नगरीकरण पर जोर देने लगे, जिससे क्या हुआ, वनों को काटा जाने लगा। उद्योग धंधे लगाना है तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स वन को साफ करना होगा, आसपास फैक्ट्री लगाना है, वहाँ के वन को काटा गया। और साथ में लकड़ी चाहिए होती है ईंधन के लिए, उद्योग धंधे चलेंगे तो ऐसे तो नहीं चल जाते ना, इससे भी वनों को काटा गया। जैसे रेलगाड़ी चल रही है तो डियर फ्रेंड्स औद्योगिकीकरण है, ये विकास करना है तो फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी चल रही है, कुछ भी चल रही है तो डियर फ्रेंड्स इसमें जिम्मेदार हुए, वन को काटा गया। ये सब औद्योगिकीकरण भी जिम्मेदार है वनों को काटने के लिए। तो पहला कारण क्या देखा हमने, बढ़ोतरी न होने का। पहला कारण देखा हरित क्रांति आई जिससे कि कृषि को बढ़ाया गया और वनों का निकासीकरण किया गया। दूसरा, औद्योगिकीकरण आया। औद्योगिकीकरण के कारण क्या हुआ, वनों को हटाया गया और डियर फ्रेंड्स उद्योग धंधों को डेवलप किया गया। जैसे कि हम देख रहे हैं रेल है, उद्योग हैं और रेल व्यवस्था चलाना और विभिन्न प्रकार का वनों का उन्मूलन किया गया, ठीक है ना। और बढ़ोतरी पर ध्यान नहीं दिया गया। आप अपने अनुसार अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रकार 1960-61 में वनों के अंतर्गत भूमि का केवल 4% ही विस्तार हो पाया है तब से। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। जैसे ही हम देखते हैं प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास हुआ तो संसाधनों का अधिक उपभोग होने लगा। वो कैसे, चलिए बात करते हैं। तो यही लिखा है, आर्थिक प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास होने के कारण संसाधनों का अधिक होने का निम्नलिखित संसाधनों का अधिक उपभोग होने के निम्न कारण हैं। वो कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास होने के कारण कृत्रिम उपकरण प्रौद्योगिकी विकास की देन है। कृत्रिम उपकरण बनने लगे जैसे ही प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में बढ़त के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग होने लगा। जैसे ही कृत्रिम उपकरण ज़्यादातर बढ़े, कृत्रिम उपकरण वो होते हैं मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बना लिए जाते हैं, जैसे कार बना ली गई, हेलीकॉप्टर बना लिए गए, और इसका उत्पादन भी ज़्यादा होने लगता है। तो इससे फिर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अत्यधिक संसाधनों का यूज किया जाने लगता है। जैसे हम विभिन्न प्रकार के उद्योग बढ़ रहे हैं यदि, तो डियर फ्रेंड्स जल का भी यूज किया जाता है वहाँ पे, है ना। और हम वाटर के साथ साथ वनों का भी विनाश होता है। तो अत्यधिक संसाधनों का यूज होता है कृत्रिम उपकरण के कारण, ठीक है ना। और कृत्रिम उपकरण किसकी देन है, प्रौद्योगिकी की देन है। यही लिखा था कि प्रौद्योगिकी के कारण और आर्थिक विकास के कारण कैसे संसाधनों का उपभोग हो रहा है। तो इसके कारण कृत्रिम उपकरण बढ़ रहे हैं और कृत्रिम उपकरण के उत्पादन के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग किया जा रहा है। पहला कारण कृत्रिम उपकरण बढ़ रहे हैं। दूसरा इसके कारण तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास हो रहा है। और जहाँ भी आर्थिक विकास होता है, जब भी किसी देश में आर्थिक विकास स्थिति सुधार आता है तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक उपभोग, संसाधनों का अधिक उपभोग होने लगता है। दूसरा कारण तकनीकी विकास के कारण डियर फ्रेंड्स आर्थिक विकास होता है। और आर्थिक विकास यदि होगा तो वहाँ की स्थिति सुधरेगी, और वहाँ की स्थिति सुधरेगी जैसे ही हमारे पास पैसा ऐसा आ जाता है ना, तो फिर क्या करने लगते हैं, हम अत्यधिक संसाधनों का यूज करने लगते हैं। जैसे कि डियर फ्रेंड्स हमें अभी पहली ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, और जैसे ही पैसा आता है तो हमको फैन चाहिए, हमको एसी चाहिए, हमको वॉशिंग मशीन चाहिए, हमको ऐसा विभिन्न प्रकार की तकनीकी बढ़ जाती है ना। तो यही है, क्या है, तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास होता है और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अत्यधिक ज़रूरतें बढ़ती हैं और संसाधनों का अधिक उपयोग होने लगता है। तीसरा कारण और देख लेते हैं, आर्थिक विकास नवीन तकनीकी के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। जब भी किसी देश में या कहीं किसी का भी पैसों से संबंधित विकास हो जाता है, मतलब आर्थिक विकास हो जाता है, तो वहाँ पे नई नई तकनीकी का वातावरण बन जाता है, लोग यूज करने लगते हैं क्योंकि पैसा आ गया तो सब कोई लेगा, और जिसके कारण नए उपलब्ध संसाधनों का उपभोग अत्यधिक होने लगता है। तो आपको क्या क्लियर हुआ,
कि आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी के कारण संसाधनों का उपभोग कैसे ज़्यादा होता है। तो आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी के कारण हमने पहला देखा कि कृत्रिम उपकरण बढ़ जाते हैं, प्रौद्योगिकी की देन है, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़ता है तो संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। दूसरा कारण क्या देखा, तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास संभव हो पाया है। और आर्थिक विकास जिस भी स्थिति देश में आर्थिक विकास अच्छा होता है तो वहाँ की स्थिति सुधर जाती है, पैसे से आ जाते हैं तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और ज़रूरतें बढ़ने के कारण वहाँ पे उन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होने लगता है। तीसरा कारण, आर्थिक विकास नवीन तकनीकी के विकास के लिए, जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है तो डियर फ्रेंड्स वहाँ का वातावरण ऐसा बन जाता है कि नई नई तकनीकी की वो लोग यूज करने लगते हैं। तो नवीन तकनीकी के अनुकूल वातावरण प्रदान करती है आर्थिक विकास, जिससे के कारण नए नए संसाधनों का वहाँ पे उपभोग होने लगता है। तो क्लियर हुआ आपको कि आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी के कारण संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपभोग होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा ये लेसन, कैसा लगा वीडियो, क्या समझ में आया। और यदि एक डियर फ्रेंड्स हमसे आपसे एक गुजारिश है कि जो आपने पढ़ा है प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। यदि लिख के यदि फिर से याद करते हैं डियर फ्रेंड तो जो भी भूला होगा तो आपके माइंड में छप जाएगा। तो हम चैलेंज करते हैं, वादा करते हैं फ्रेंड्स कि यदि आपने 1 से 2 बार, 2 बार देख लिया वीडियो को यही, तो आपको आंसर याद हो जाएंगे। और तीसरी बार आप खुद से लिखेंगे और जो भी भूला होगा थोड़ी बहुत भी देख लेते हैं तो वो दिमाग में भूली हुई चीज़ छप जाती है जब आप देखते हैं। तो लिख के याद कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी फ्रेंड्स। और ऐसे ही डियर फ्रेंड्स कभी कोई मंजिल नहीं मिल जाती, कभी किसी को, जब तक यदि आपको डियर फ्रेंड्स सूर्य की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा आग में, तभी डियर फ्रेंड्स आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स पढ़ना कहना सरल होता है, करना कठिन होता है, इसीलिए डियर फ्रेंड्स आप मेहनत करते रहिए। और मेहनत करना इतना आसान नहीं है, मन को संतुलन बनाइए और पढ़ना है तो पढ़ना है।